Hi guys, this is Ritvi and today we are going to do the fourth lesson of Age of Industrialization, which is factories come up. 1854 में इंडिया में सबसे पहला कॉटन मिल आया बॉम्बे में और 2 साल बाद उसने अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया। 1862 तक 4 मिल्स आ चुके थे जो काम कर रहे थे विथ 94,000 स्पिंडल्स और 2,150 लूम। इस दौरान ही बंगाल में फर्स्ट जूट मिल भी शुरू हुआ, वो 1855 में हुआ और सेकंड 7 साल बाद 1862 में। नॉर्थ इंडिया में कानपुर में 1860s को एल्गिन मिल शुरू हुआ और 1 साल बाद अहमदाबाद का फर्स्ट कॉटन मिल सेटअप हुआ। बाय 1874 मद्रास का फर्स्ट स्पिनिंग और वीविंग मिल अपना प्रोडक्शन शुरू कर दिया था। पर अब बहुत सारे सवाल उठते हैं कि ये सारे इंडस्ट्रीज़ किसने शुरू की और ये जो पैसे आए इनको चलाने के लिए वो कहाँ से आए और इन मिलों में काम करने के लिए कौन कौन आए। ये सारे क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में आंसर करेंगे। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन आंसर करेंगे कि इन इंडस्ट्रीज़ को किसने सेटअप किया। डिफरेंट इलाकों में हर तरह के लोगों ने इन इंडस्ट्रीज़ को शुरू किया। बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स का हिस्ट्री मेनली चाइना के साथ ट्रेड से मिलता है। लेट 18th सेंचुरी में ब्रिटिश ने इंडिया से ओपियम चाइना को एक्सपोर्ट करने लगे और चाइना से जो टी उनको मिलता था वो इंग्लैंड को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने लगे। तो बहुत सारे जो इंडियन थे वो बहुत सारे जूनियर प्लेयर्स बन गए इस ट्रेड में। वो पैसे देते, सप्लाईज़ को कलेक्ट करते, उनको शिप करते इंग्लैंड तक। ऐसे कामों में उन्होंने बहुत पैसे कमाए और कुछ ये बिजनेसमैन के ऐसे विजन्स भी थे ताकि वो इंडिया में इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज डेवलप करें। अब हम इन सारे बिजनेसमैन के एग्जाम्पल देखते हैं। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर था जिन्होंने चाइना ट्रेड से एक फॉर्च्यून, बहुत पैसे कमाए। फिर वो इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में चला गया जहां उन्होंने 6 जॉइंट स्टॉक कंपनीज 1830s और 1840s के बीच में जमाए। परंतु टैगोर का जितना भी एंटरप्राइजेस था वो वाइडर बिजनेस क्राइसिस 1840s के साथ बाकी सारे बिजनेसेस के साथ डूब गया। परंतु इन 19th सेंचुरी में बहुत सारे चाइना ट्रेडर्स बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए। बॉम्बे में पारसीज लाइक दिनशा पतीत और जमशेद जी नुसेरवान जी टाटा ने बहुत सारे बिग इंडस्ट्रियल एम्पायर्स बनाए इंडिया में। उनका जो इनिशियल वेल्थ था वो बेसिकली चाइना से जो एक्सपोर्ट्स था उनसे आता था और जो रॉ कॉटन का शिपमेंट्स वो इंग्लैंड को करते थे उनसे आता था। सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी बिजनेसमैन थे जिन्होंने इंडिया में फर्स्ट जूट मिल सेटअप किया कलकत्ता में 1917 में। वो भी चाइना से ट्रेड करते थे। जीडी बिरला जो बहुत फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके फादर और ग्रैंडफादर भी ऐसा चाइना से ट्रेड करते थे। ये पैसा हम बहुत सारे ट्रेड नेटवर्क से एक्यूमुलेट हुआ करता था। कोई मर्चेंट्स मद्रास के बर्मा से ट्रेड करते थे तो कोई मिडिल ईस्ट और ईस्ट अफ्रीका से। परंतु सिर्फ ये सारे ट्रेडर्स नहीं हुआ करते थे। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत सारे ऐसे भी कमर्शियल ग्रुप्स थे जो एक्सटर्नल ट्रेड में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे। वो इंडिया के अंडर ही ऑपरेट करते थे। वो मेनली एक दूसरे से दूसरा जगह गुड्स बांटते थे, मनी बैंकिंग करते थे, सिटीज़ के बीच में फंड्स ट्रांसफ़र करते थे और ट्रेडर्स को भी फाइनेंस करते थे। और जब इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रीज़ का जो अपॉर्चुनिटीज़ था वो उनके लिए खुला तो उन्होंने बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप की। परंतु जैसे जैसे कॉलोनियल कंट्रोल इंडिया के ट्रेड में बहुत बंद करने लग गया तो इंडियन मर्चेंट जो खुलापन से ट्रेड कर पाते थे वो बहुत कम होने लगा। को यूरोप में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देना बंद करना पड़ा और बस रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट करने के लायक हो गए, जैसे फूड ग्रेन्स, कॉटन, ओपियम, वीट, इंडिगो जो ब्रिटिश रिक्वायर करते थे। और धीरे धीरे उनको शिपिंग के जो बिज़नेस से उससे भी निकाल दिया गया था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक बहुत यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसी इंडिया के इंडस्ट्रीज सेक्टर को बहुत बड़े रूप से कंट्रोल करते थे। 3 सबसे बड़े यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज ये थे: बर्ड हाइगर्स एंड को, एंड्रयू यूल एंड जॉर्डन स्किनर एंड को। ये सारे एजेंसीज कैपिटल को एक साथ इकट्ठा करते थे और जॉइंट स्टॉक कंपनीज
खड़ा करते थे और उनको मैनेज करते थे। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता था कि इंडियन फाइनेंसियर्स जो पैसा देते थे वो इन सारे कंपनीज़ को पैसा देते थे, वही यूरोपियन एजेंसीज उनका और सारा इन्वेस्टमेंट और बिजनेस डिसीजंस लेते। यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रियलिस्ट के पास खुद के चेम्बर्स थे कॉमर्स के, परंतु इंडियन बिजनेसमैन उनमें अलाउड भी नहीं थे। अब हम दूसरा क्वेश्चन आंसर करते थे कि हम ये सारे जो यहाँ काम करते थे ये सारे वर्कर्स आते कहाँ से थे। फैक्ट्रीज़ में वर्कर्स चाहिए थे और जैसे जैसे फैक्ट्रीज़ का एक्सपेंशन होने लगा, बहुत सारे फैक्ट्री सेटअप होने लगे, ये डिमांड भी इंक्रीज़ होते गया। 1901 में 5,84,000 वर्कर्स थे इंडियन फैक्ट्रीज़ में और 1946 तक ये नंबर 24,36,000 तक चला गया। परंतु ये सारे वर्कर्स आए कहाँ से थे? मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रीजन वर्कर्स यहाँ से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो फैक्ट्रीज़ के अराउंड होते थे वहाँ से आते थे। पेजेंट्स एंड आर्टिसंस जो विलेजेस में कोई काम नहीं ढूंढ पाते थे वो इंडस्ट्रियल सेंटर्स में काम ढूंढने के लिए आ जाते थे। 1911 में बॉम्बे के कॉटन इंडस्ट्रीज़ में 50% ऑफ द वर्कर्स नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ रत्नागिरी से आए थे। वही कानपुर के मिल्स में जो टेक्सटाइल वर्कर्स काम कर रहे थे वो कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बहुत सारे विलेजेस थे उनमें से ही आए थे। बहुत समय ऐसा भी होता था कि ये जो वर्कर्स होते थे वो अपने विलेजेस और सिटीज़ में बहुत ज़्यादा आगे पीछे करते थे, अपने घर विलेजेस में लौट जाते थे ड्यूरिंग हार्वेस्ट एंड फेस्टिवल के समय। जैसे जैसे एम्प्लॉयमेंट का ये न्यूज़ फैला वैसे वैसे बहुत सारे वर्कर्स बहुत लंबे लंबे डिस्टेंसेस को नाप कर मिल्स में काम करने आते थे। जैसे कि एक एग्जांपल ले कि यूनाइटेड प्रोविंसेस से बहुत सारे लोग बॉम्बे के टेक्सटाइल मिल्स और कैलकाटा के जूट मिल्स में काम करने के लिए आते थे, परंतु काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। इवन व्हेन कि मिल्स बहुत सारे खुल रहे थे और वर्कर्स का डिमांड भी बढ़ती जा रहा था। ये मेनली इस रीज़न से था कि जो लोग काम ढूंढ रहे थे वो हमेशा जितने जॉब्स अवेलेबल थे उससे हमेशा ज़्यादा हुआ करते थे। मिल्स में एंटर करना भी रेस्ट्रिक्टेड था। इंडस्ट्रियलिस्ट मेनली एक जॉबर को एम्प्लॉय करते थे ताकि वो न्यू लोग ढूंढ कर लाए उनके फैक्ट्रीज या मिल्स में काम करने के लिए। वो जॉबर बहुत समय इंस्टेंसेस में एक ओल्ड और ट्रस्टेड वर्कर हुआ करता था जो अपने खुद के विलेजेस से लोगों को उठा कर ले आता था, ये बोल करके उनको जॉब्स मिलेगी, फिर उनको सिटी में हेल्प भी करता था सेटल करने में, और जब उनमें क्राइसिस होता था तब उनको मनी भी देता था। तो ऐसे करते करते ये जॉबर एक पर्सन बन गया जिसमें कि कोई अथॉरिटी थी और कोई पावर था, और वो अपने फेवर्स और के लिए गिफ्ट्स और मनी डिमांड करने लग गया और वो वर्कर्स का लाइफ भी कंट्रोल कर रहा था एक पॉइंट से। और धीरे धीरे बहुत सारे फैक्ट्री वर्कर्स का जो नंबर था वो धीरे धीरे इंक्रीज़ होते गया, परंतु ये एक स्मॉल प्रपोर्शन था पूरे टोटल जो इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स का था। इससे ये हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।